हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन अध्याय थर्ड। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वार्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर्स में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। यह रेत और ग्रेफाइट का प्रमुख घटक होता है। यह बहुत ही कठोर खनिज है और यह पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है और इसका रंग श्वेत या रंगहीन होता है। इसका उपयोग रेडियो तथा रडार आदि में किया जाता है। इसके बाद है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका शामिल होते हैं। भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग पायरोक्सिन से बना हुआ है। यह हरा और काले रंग का होता है और सामान्यतः ये उल्का पिंड में पाया जाता है। इसके बाद है एम्फीबोल। देखिए, एम्फीबोल एस्बेस्टोस का एक किस्म है जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। पायरोक्सिन की भांति यह काले और हरे रंग का होता है। इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हार्नब्लैंड एम्फीबोल का एक प्रमुख प्रकार है। यह अधिकतर आग्नेय शिलाओं, आग्नेय चट्टानों और जहर मोहरा डोलोमाइट चूने के पत्थरों से प्राप्त होता है। इसके बाद है ओलिविन। ओलिविन के मुख्य तत्व मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका के अवयव होते हैं। यह प्रायः, याद रखिएगा, बेसाल्टिक शैलों से प्राप्त होता है। यह सामान्यतः हरे रंग का क्रिस्टल होता है और इसका उपयोग आभूषण में किया जाता है। इसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की रासायनिक संरचना कार्बन जैसी होती है। इसे काला सीसा या प्लम बगो कहते हैं। ठीक है, इसमें सिलिका और सिलिकेट जैसी अशुद्धियां पाई जाती है। यह कयांत्रित शैलों में पाया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, रंग रोगन में, अणु शक्ति रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल, अब जब जो पेंसिल होता है, जो ब्लैक होता है जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट ही होता है। ये मुलायम होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। और इसके बाद रंग रोगन में भी इसका प्रयोग होता है और अणु शक्ति के रूप में, यानी अणु शक्ति रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के भंडारक और उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट के शीर्ष भंडारक राष्ट्र जो है, तुर्की है, चीन है और ब्राजील है। तुर्की, चीन, ब्राजील भंडारक राष्ट्र हैं। और उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, मोजाम्बिक और ब्राजील है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान होता है जो गोंडवाना को छोड़कर सभी युग की औषधि शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना को छोड़कर, याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइड या एर्गोनाइट से मिलकर बनी होती है। याद रखिएगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट, अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा दोनों के मिश्रण से बना होता है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस और सल्फर जो है लघु मात्रा में, कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो चूना भारी और सस्ता पदार्थ होता है। इसका उपयोग लोहे को शुद्ध करके इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज के साथ होता है। इस विधि से जो चूना युक्त मैल या स्लेज प्राप्त होता है, वह सीमेंट बनाने वाले कारखानों को सस्ती दरों पर बेचा जाता है। इस सीमेंट ग्रेड को चूने के पत्थर के साथ मिलाकर अच्छी किस्म की पोर्टलैंड सीमेंट बनाई जाती है। डोलोमाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डोलोमाइट जो है, जब चूने के पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक होती है तो वह डोलोमाइट कहलाता है। इसका मुख्य उपयोग धातु कर्मीय उद्योग जैसे कि लौह इस्पात को शुद्ध करने में, थोड़ी मात्रा में ढलाई के कारखानों और सीमेंट के कारखानों में किया जाता है। घिया पत्थर या सेलखड़ी के बारे में अगर बात करें तो सेलखड़ी सबसे मुलायम और चिकना खनिज होता है। विशेषता अगर बात करें तो मैग्नीशियम, सिलिका और जल का मिश्रण होता है। आग्नेय और मैग्नीशियम युक्त कयांत्रित शैलों में यह पाया जाता है। कौन? सेलखड़ी। इसके बाद अगर बात करें तो जिप्सम, हरसौठ या गोंदती जिसे कहते हैं, जिप्सम इसका प्रचलित नाम है। जिप्सम एक परतदार खनिज होता है। इसे सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फेट है। क्या है? हाइड्रेटेड सल्फेट, जो सफेद अपारदर्शी खनिज के रूप में औषधि शैलों
समुद्र यानी चूना पत्थर, बालूकास तथा स्लेटी पत्थर में ये स्लेटी पत्थर के संस्तरों में ऊसर भूमि और शुष्क भागों में पाया जाता है। नमक और समुद्री जल से भी एक उप उत्पाद के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। इसका उपयोग याद रखिएगा अमोनिया सल्फेट नामक रासायनिक खाद्य बनाने में, सीमेंट, गंधक और गंधक का अम्ल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृतिका जो मृतिका उद्योग है इसमें, नाइट्रोजन चाक, टाइल, प्लास्टिक बनाने, कागज, कीटाणुनाशक पदार्थ आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद एस्बेस्टॉस के बारे में बात कर लेते हैं। एस्बेस्टॉस देखिए, एस्बेस्टॉस मैग्नीशियम सिलिका और जल का मिश्रण होता है। यह रेशेदार संरचना वाला खनिज है जो आग्नेय चट्टानों में सिराओं के रूप में चूने के पत्थरों से प्राप्त होता है। इसकी अनेक किस्में पाई जाती है जिसमें क्राइसोटाइल और एम्फीबोल प्रमुख है। क्राइसोटाइल और अगर बात करें तो एम्फीबोल प्रमुख है, याद रखिएगा। देखिए, एस्बेस्टॉस का महत्व इसके रेशों के लचीलेपन और इसके अग्नि व विद्युत प्रतिरोधक गुणों के कारण है। इन रेशों से एस्बेस्टॉस के मोटे कागज, अग्नि प्रतिरोधी कपड़े, तख्ते, रस्सी, विद्युत रोधिका चटाई आदि बनाई जाती है। एस्बेस्टॉस का अधिकांश भंडार चीन, रूस और कजाकिस्तान में पाया जाता है। कहां पर? चीन, रूस और कजाकिस्तान में। इसके शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र है रूस है, कजाकिस्तान है, चीन और ब्राजील है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। देखिए, अगर बात करें तो मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। मैग्नीशियम का कार्बोनेट है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसे मैग्नीशिया प्राप्त किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? मैग्नीशिया प्राप्त होता है या किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में उसमें सह पदार्थ के तौर पर ईंट और तरल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में होता है। जब मैग्नेसाइट को भट्टी में 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसे कास्टिक मैग्नीशियम कहते हैं। कास्टिक मैग्नीशियम का उपयोग सोरेल सीमेंट बनाने में किया जाता है जो अत्यंत कठोर होती है तथा अग्नि और धूल प्रतिरोधक होने के कारण अस्पतालों, रेल के डिब्बों, जलयानों और फैक्ट्रियों के फर्श बनाने में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के बारे में अगर बात करें तो यह टाइटेनियम का अयस्क है। इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है। इसका उपयोग कई प्रकार के मिश्र धातुओं और ध्रुव पट्टों में किया जाता है। यह एक रिफ्रैक्टरी पदार्थ है जिसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। यह आग्नेय कायांतरित शैल और तटीय बालू मिट्टी में पाई जाती है। इसके बाद है बैराइट्स। बैराइट्स के बारे में अगर बात करें तो बैराइट्स बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है। बेरियम सल्फेट का बैराइट्स जो है मिश्रण है जो भारी और सफेद रंग का होता है। इसमें लगभग 66% जो है 66% बेरियम ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रंग द्रव्यों यानी पिगमेंट्स में होता है और विश्व में बैराइट्स का लगभग 80% भाग तेल कुओं की ड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के कुएं बनाते समय आवश्यक छड़ को भारी बनाने के लिए विशेष रूप से बैराइट्स का उपयोग किया जाता है। रबर, कागज, रंग और चमड़ा उद्योग में यह पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैराइट्स उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? बैराइट्स उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र बताइए। तो पहला स्थान है चीन का, याद रखिएगा पहला स्थान किसका है? चीन का है। इसके बाद भारत का, इसके बाद मोरक्को का, इसके बाद कजाकिस्तान और इसके बाद मैक्सिको। तो बैराइट्स उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र चीन, भारत, मोरक्को, कजाकिस्तान और मैक्सिको। इसके बाद सॉल्ट के यानी नमक के बारे में बात कर लेते हैं। नमक, देखिए नमक जो होता है सोडियम और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है जिसका उत्पादन समुद्र या खारे पानी के झीलों से होता है। समुद्र नमक प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे ज्यादा नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र के जलों से, समुद्र से। नमक के उत्पादन का अधिकांश भाग घरेलू पदार्थों, खाद्य, रासायनिक पदार्थों, कांच, प्लास्टिक, रंग, स्टार्च आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। भोजन में नमक का उपयोग सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। नमक का अन्य उपयोग सोडा ऐश बनाने, सोडियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, नमक का अम्ल, सोडियम और क्लोरीन बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही नमक का उपयोग मछलियां सुखाने, मांस जमाने, चमड़ा रंगने, सोडा बनाने, रंग को पक्का करने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है। इसके बाद इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन्स। इमारती पत्थर के बारे में अगर बात करें तो इमारती पत्थर, देखिए इमारतें बनाने के लिए ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टर, चारकोकाइट, बालुआ पत्थर, रवेदार चूने के पत्थर,
अथवा रवेदार आग्नेय शिलाओं का प्रयोग होता है। इन शिलाओं पर जल का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, इनमें जल का प्रवेश भी बहुत कम होता है क्योंकि इनकी रंध्र जो है विशिष्टता अधिक है, रंध्र विशिष्टता अधिक है, किंतु इन्हें तराशने में अधिक श्रम की जरूरत होती है। चूने का पत्थर और संगमरमर हल्के, सुंदर और कम कठोर होने के साथ साथ टिकाऊपन होने के कारण यह अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर इमारती पत्थरों में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला पत्थर है। यह पत्थर नहीं बहुत कठोर है और नहीं अधिक नरम और नहीं शीघ्र क्षय होने वाला होता है। तो जो बलुआ पत्थर है नहीं ये बहुत अधिक कठोर, नहीं अधिक नरम और नहीं शीघ्र क्षय होने वाला, इसका नष्ट होने वाला क्रम है। यानी ये सबसे ज्यादा जो है ज्यादा कठोर भी नहीं होता है, ज्यादा नरम भी नहीं है, और ये मतलब कि ज्यादा जो है क्षय होने में भी मतलब अपनी मतलब ज्यादा क्षय नहीं होता है, क्षय होता है लेकिन इसकी जो क्षय होने की क्रम है वो काफी धीरे है। इसका अतिरिक्त बलुआ पत्थर परतदार भी होता है। देखिए आसानी से इसकी पतली पतली पट्टियां बनाई जा सकती है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो सबसे उत्तम बलुआ पत्थर वह माना जाता है जिसमें औषधि जमाओं के अतिरिक्त अन्य पदार्थ बहुत कम हो। कांच के लिए बालू, देखिए बालू में सिलिका के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ या रंग जितना ही कम होता है, बालू उतना ही अधिक सफेद होती है और वह कांच के लिए अधिक उपयोगी होती है। साधारण कांच बनाने के लिए उत्तम बालू वही मानी गई है जिसमें 100% सिलिका हो और जिसके सभी कण कोणीय आकार के हो। चीनी मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो यह मिट्टी प्राय ग्रेनाइट से फेल्सपार नामक खनिज के क्षरण से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में पोटास और सोडा न होने से यह अग्नि प्रतिरोधक भी होती है। यह सभी मिट्टियों में सबसे अधिक मूल्यवान होती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है रिफैक्टरी मिनरल्स यानी उष्ण खनिज। ये वे खनिज होते हैं जो बिना पिघले ऊंचे तापमानों को सहन कर सकते हैं, उन्हें सामान्यतः उष्मा सह खनिज कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अग्नि सह मिट्टियां मैग्नेसाइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, सिलिमेनाइट और कायनाइट आदि खनिज सम्मिलित किए जाते हैं। इनका घिसाव कम होने और ताप सहन करने की क्षमता अधिक होने से इनका उपयोग विशेषतः मतलब कि औद्योगिक पट्टियों में पुताई के लिए किया जाता है। अग्नि मिट्टियां, फायर क्ले, अग्नि मिट्टियों की उत्पत्ति औषधि शैलों से हुई मानी जाती है। ये कोयले के सिराओं से नीचे परतों के रूप में मिलती है। इनमें पोटास और सोडा का अंश कम होता है। इसके बाद है सिलिमेनाइट। सिलिमेनाइट क्या है तो यह एक उष्मा साह खनिज है, उष्मा को सहन करने वाला खनिज है। एल्यूमिना सिलिकेट है, यह क्या है एल्यूमिना सिलिकेट है और यह श्रेष्ठ और निश्च चट्टानों से प्राप्त होता है। यह बहुधा जो है लंबे पतले सुई के आकार के रवे अथवा विकृत मतलब कि तंतुओं के रूप में पाया जाता है। इसका रंग भूरा, कथई और हरा होता है। यह बड़े टुकड़ों के रूप में धरातल पर मिट्टी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। इसका उपयोग तापरोधी ईंटों के निर्माण में, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लगों में, ऊंचे ताप वाले इंसुलेटरों में किया जाता है। इसके बाद जिरकॉन के बारे में अगर बात करें तो जिरकॉन उच्च कोटि का ताप विकिरणीय पदार्थ होता है। इसका द्रवणांक अधिक होता है। जिरकॉन धातु जिरकोनियम अयस्क से प्राप्त किया जाता है जिसमें 67% जिरकोनियम ऑक्साइड होता है। यह स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। इसके साथ प्राय इल्मेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, सिलिमेनाइट, गार्नेट, चेरालाइट और थोराइट आदि खनिज भी मिलते हैं। देखिए यह घर्षण प्रतिरोधक होता है, यह घर्षण प्रतिरोधक होता है। इसका प्रयोग जो है आणविक इंजीनियरिंग उद्योग में अधिक किया जाता है। यह प्रयोगशालाओं के बर्तन, भट्टियों के ईंट, उच्च तापीय सीमेंट, इनेमल बर्तन, रंग, ताप और विद्युत कुचालक के रूप में, सफेद स्याही बनाने के लिए, रबर को कठोर करने के लिए और कंडेंसर, एक्सरे तंतुओं, फिल्टरों, बल्बों के जो है एक्सरे तंतुओं और मिश्रित धातुओं के निर्माण में प्रयोग जो है इसका किया जाता है। जिरकॉन के भंडार और उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो शीर्ष जो भंडारक राष्ट्र हैं, पहला स्थान किसका है तो ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद भारत का। उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं याद रखिएगा। शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद चीन।
देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुरमा या एंटीमनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुरमा या एंटीमनी, इसका मुख्य खनिज क्या है? तो एस्टिबनाइट है, जो सुरमा का सल्फाइड है, किंतु यह तांबा, सोना, चांदी और शीशे के अयस्कों से भी प्राप्त होता है। यह भूरे या काले रंग का श्वेत रवेदार और सरलता से टूटने वाला खनिज है। रंगा टीन या तांबे के साथ मिश्रण करने पर यह धातु को कठोर बना देता है। एंटीमनी का द्रवणांक बहुत कम होता है। यह पिघलने के बाद कठोर होने पर फैलता है। इसका उपयोग स्टोरेज, बैटरी, प्लेट, नलों, चादरों, विद्युत तार उद्योगों, बंदूक की गोलियों, दिया सलाई, आभूषण, प्रतिघर्षण, बाल बियरिंग आदि के निर्माण में होता है। एंटीमनी के भंडारक और उत्पादक 5 शीर्ष राष्ट्र। एंटीमनी के भंडारक और उत्पादक जो 5 शीर्ष राष्ट्र है, भंडारक शीर्ष राष्ट्र जो है चीन है, रूस है, बोलीविया है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से है? तो चीन, याद रखिएगा। उत्पादक और भंडारण के दृष्टिकोण से दोनों पहले स्थान पर कौन है दोनों में? तो चीन है। इसके बाद ताजिकिस्तान। उत्पादन के शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं एंटीमनी के? तो चीन, ताजिकिस्तान, रूस, म्यांमार और तुर्की। इसके बाद ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन को 2 रूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा आएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला आते हैं। वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा जो संसाधन है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, जैव ईंधन, यानी जैव ईंधन में लकड़ी और बायोडीजल, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। देखिए, प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से आपको बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन है कौन कौन से हैं, तो आपको चूज करना होता है। आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोयला के बारे में, यानी कोल के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 41% तथा कुल इस्पात उत्पादन के 70% का आधार कोयला ही है। तो जितने भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें 41% का जो हिस्सा है कोयले का है, और इस्पात उत्पादन में कोयले का जो उपयोग होता है 70%। कोयला पृथ्वी के धरातल पर जो है मुख्यतः कार्बोनिफेरस काल के ही, जो कार्बोनिफेरस काल है, इसके काल के परतदार चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है, यानी अवसादी शैलों से। कोयला औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है। इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। यह एक ठोस तथा आकारहीन पदार्थ है जो भूरे से लेकर गहरे काले रंग का होता है। इसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व दलदलों में वनस्पतियों के दबने, उनके विघटन तथा वियोजन से हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो इस वनस्पति पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, यानी जो दलदली क्षेत्र था, किसी कारणवश अगर पेड़ पौधे दब गए तो ये पेड़ पौधे कोयले में कन्वर्ट होने में काफी समय लिए। धीरे धीरे इनका कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे ये तब्दील हुए कोयले में, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकती थी, ठीक है, दब जाने के कारण। इस प्रकार सर्वप्रथम पीट कोयले की उत्पत्ति हुई। पीट के ऊपर मृतिका, चिक्का, बालू तथा जो पंख है, जो मतलब कि जो कह सकते हैं कि पंख होता है या जो कीचड़ होता है, पंख की परतें जमती गई, जिनके दबाव से नीचे स्थित पीठ की परतें कठोर होती गई और इससे पीठ में कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए। भूसंचलनों के कारण शैलों की परतों में होने वाली वलन क्रिया ने जो अगर बात करें तो पीठ को कोयले में बदल दिया। इस प्रकार शैल, बालू का पत्थर और चूना पत्थर जैसे अवसादी शैलों में परतों के रूप में, लेयर के रूप में कोयले की उत्पत्ति एक अवसादी शैलों के रूप में हुई। कार्बन, वाष्प और नमी के मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार। तो कोयले के जो प्रकार है इसको ध्यान में रखिएगा। एंथ्रेसाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला है और पीट कोयला है। सबसे पहले एंथ्रासाइट कोयले के बारे में अगर बात करें तो यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। नमी लगभग नगण्य होती है, 2 से 5%। वाष्पशील पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। यह जलते समय धुआं नहीं के बराबर और ताप सबसे ज्यादा देती है। इसे जलाने पर नीली और लघु लौ उत्पन्न होती है। दूसरा कोयला है बिटुमिनस कोयला। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80%, जल की मात्रा 20 से 30% और वाष्प
35 से 50% होती है। जलते समय साधारणतः यह जो है धुआं देता है। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। इसके बाद है लिग्नाइट कोयला। यह निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60%, जल का अंश 30 से 55% और वाष्प 35 से 50% तक होती है। चौथा है पीट कोयला। यह कोयले के निर्माण के प्रथम चरण को निरूपित करता है। इसमें कार्बन की मात्रा अत्यंत ही कम यानी 40% तथा आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे सबसे निम्न कोटि का कोयला कहते हैं। तो उच्च कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट कोयला है, इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, इसके बाद पीट कोयला। तो क्रम याद रखिएगा। देखिए, कोयला खनन की जो विधियां हैं इसके बारे में अगर बात करें तो दो प्रकार से कोयला खनन की मतलब कोयला खनन की जाती है। तो दो विधियां हैं कोयला खनन की। पहला खुली खनन विधि, दूसरा है भूमिगत खनन विधि। खुली तथा धरातलीय खनन विधि का प्रयोग तब होता है जब कोयले की परतें पृथ्वी के धरातल के नीचे 60 मीटर से कम गहराई पर स्थित होती है। भूमिगत खनन इससे अधिक गहराई पर कोयले की परतों के स्थित होने पर किया जाता है। इसके लिए सैफ्ट या ऊर्ध्वाधर खदानों का प्रयोग किया जाता है। लगभग क्षैतिज रूप में स्थित सुरंग को ड्रिफ्ट खदान कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट खदान, याद रखिएगा। देखिए, प्रमुख खनन केंद्र जो है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, पूर्व सोवियत संघ में डोनेट्स बेसिन है यूक्रेन, और कुजनेट्स बेसिन कारागंडा है। इसके बाद चीन में सांसी है, सेंसी है, जेचुआन है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड व विक्टोरिया प्रांत है। जर्मनी में रूर बेसिन व वेस्टफेलिया है, और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल व नेटाल प्रांत है। कोयला उत्पादन में कठोर और भूरे कोयला का योग सम्मिलित है। वर्तमान में भारत में कोयला भंडार 1200 मीटर की गहराई तक जो है 306.6 बिलियन टन अनुमानित है। विश्व में कोयला उत्पादन के दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। कोयले का भंडार और उत्पादन के दृष्टिकोण से आपको शीर्ष 5 राष्ट्र का नाम बताना है। तो बताइए, तो भंडारक राष्ट्र अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो देखिए भंडारक राष्ट्र हैं यूएसए पहला स्थान पे, इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से कोयले उत्पादन के दृष्टि से जो शीर्ष 5 राष्ट्र हैं, चीन है, इसके बाद भारत, इंडोनेशिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों में पेट्रोलियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रचलित ऊर्जा संसाधन है। यह कोयले से अधिक हल्का होता है, यह अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, धुआं कम होता है, प्रदूषण कम फैलता है। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें 90 से 98% हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक व धात्विक यौगिक होते हैं। देखिए, पेट्रोलियम सामान्यतः विशेष भूवैज्ञानिक संरचना वाली अवसादी सैलों का ये सैलों के मध्य पाया जाता है। तो किसके बीच? पेट्रोलियम सामान्यतः विशेष भूवैज्ञानिक संरचना वाली अवसादी सैलों के बीच पाया जाता है। भूगर्भिक दृष्टि से इसका संबंध टर्शियरी युग की जल चट्टानों से जो है बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि टर्शियरी युग में वनस्पति और सागरीय जीव जंतुओं के अवशेषों से डेल्टाई प्रदेशों, झीलों और सागरीय भागों में खनिज तेल का निर्माण हुआ। करोड़ों वर्षों की अवधि में जीवों का बड़ी मात्रा में नदियों के घाटियों या सागरों में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर गर्मी, दबाव, जीवाणु और रेडियो सक्रियता व रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति हुई। विश्व में कुल ऊर्जा आवश्यकता की 40% आपूर्ति खनिज तेल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राय सबसे अगर बात करें तो प्राय सबसे ऊपर गैस पाई जाती है और सबसे नीचे जब मतलब कि जब खनिज तेलों को रिफाइन किया जाता है तो सबसे ऊपर जो प्राप्त होता है गैस, और इसके बाद सबसे नीचे तली में जो मतलब कि प्राप्त होता है वो होता है तेल। सबसे नीचे मतलब कि तेल और सबसे नीचे तेल के नीचे जल। बालू और चूने के अवसादी सैलों में तेल उसी तरह विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल। ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम के विविध उपयोग जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेट्रोलियम के विविध उपयोग क्या क्या है? तो पेट्रोलियम का जो उपयोग है घरों, भट्टियों और अंगीठियों को गर्म रखने के लिए, उद्योगों में इंजनों और मशीनों को चलाने के लिए, भट्टियों को जलाने, ताप विद्युत बनाने के लिए औद्योगिक ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। रेल, मोटर, कार, वायुयान, जलयान चलाने के लिए चालक शक्ति के रूप में, उच्च गति वाले मशीनों को चिकना बनाने के लिए स्नेहक के रूप में, अनेक पेट्रो रसायन उद्योग जैसे सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रेसे, उर्वरक
औषधि आदि में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन से हैं? यूएसए में अपलेशियन क्षेत्र है, गल्फ तटीय क्षेत्र है और कैलिफोर्निया है। सऊदी अरब में दमाम, घावर व दहरान है, घावर व दहरान यानी तेल शोधक केंद्र रासन तुरा। कुवैत में बुरहान पहाड़ी है, विश्व का यह बृहत्तम संचित भंडार है, ठीक है, बुरहान पहाड़ी। ईरान में लाली, करमसा, नफ्त सफीद, हफ्त, केल, गच सारन, ठीक है। इन क्षेत्रों में तेल का शोधन आबादान के रिफाइनरी में होता है और जो विश्व की सबसे बड़ी जो है ये तेल शोधनशालाओं में से एक है। पूरे सोवियत संघ में जो क्षेत्र है वोल्गा यूराल क्षेत्र और बाकू क्षेत्र है। इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा, तिकरित और वेनेजुएला में मरकैबो झील प्रदेश, ओरिनाको बेसिन और अपूरे बेसिन है। कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में ब्रेंट क्रूड है या ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, ओसेबर्ग, एफोफिस्क व फोर्टिस शामिल है, जिनमें ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। इसमें सल्फर लगभग 0.37% पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड तेल है विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। कच्चा तेल भंडारक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? बताइए। कच्चा तेल भंडारक शीर्ष राष्ट्र पहला है वेनेजुएला, इसके बाद सऊदी अरब, इसके बाद कनाडा, इसके बाद ईरान, इसके बाद इराक, ठीक है, याद रखिएगा। कच्चा तेल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? कच्चा तेल उत्पादक, हम लोग इससे पहले कच्चा तेल भंडारक शीर्ष राष्ट्र के बारे में देखा था। अब जो है कच्चा तेल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र के बारे में पूछा गया है। तो पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। इसके बाद रूस, सऊदी अरब, कनाडा और इराक, याद रखिएगा। इसके बाद एथेनॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसे गन्ने के सिरे से बनाया जाता है। देखिए एथेनॉल का वाहन ईंधन के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। एथेनॉल को सीधे रूप से ईंधन में मतलब कि ईंधन के रूप में वाहन में प्रयोग नहीं हो सकता है, परंतु पेट्रोल में मिलाकर एक सीमा तक इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसको गैसोहॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जब पेट्रोल में मिलाकर इसका प्रयोग जो है किया जाता है तो इसे गैसोहॉल कहते हैं। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी है क्योंकि एथेनॉल के कण ऑक्सीजन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। गैसोलीन में 10% एथिल अल्कोहल और 90% सीसा रहित पेट्रोल का मिश्रण होता है, जबकि गैसोलीन पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। इस प्रकार गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वही होगा जहां पर गैसोलीन और एथेनॉल का उत्पादन अधिक होगा। वर्तमान में सऊदी अरब के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है, याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिका एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष देश है। इस प्रकार वर्तमान में गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। इसके बाद नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है और स्वतंत्र रूप से भी। जहां प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से संबंध होती है वहां यह अधिक गहराई पर प्राप्त होती है। पेट्रोलियम से असंबद्ध प्राकृतिक गैस का अभी तक पूर्णतः जो है सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं, जैसे यूएसए में टेक्सास है, लुइसियाना है, ओक्लाहोमा है, न्यू मैक्सिको है और कैलिफोर्निया है। कनाडा में अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया है। रूस में अस्टावरपुल है, क्रासनेदार है, ओरेनबर्ग है, बुकटिल है, याकुतिया है। यूक्रेन में सवेलिका है और उज्बेकिस्तान में गजनी है। अधिकांश प्राकृतिक गैस प्राय उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहां से खनिज तेल मिलता है। विश्व में रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा संचित भंडार है, रूस में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस भंडारक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस भंडारक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से? पहले स्थान बताइए कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे है रूस, इसके बाद ईरान, इसके बाद कतर और इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा। तो रूस, ईरान, कतर और तुर्कमेनिस्तान। प्राकृतिक गैस के उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस के उत्पादक शीर्ष राष्ट्र पहले स्थान पे यूएसए, इसके बाद रूस, इसके बाद ईरान, इसके बाद चीन, इसके बाद कतर।
इसके बाद एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में निहित होता है। नाभिकों के घटक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आकर्षण के द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। तो नाभिकों के घटक प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं। इन्हें बांधने वाली शक्ति विभिन्न अणुओं में भिन्न भिन्न होती है। विश्व में कुछ ऐसे धातुएं यानी यूरेनियम, थोरियम जो है जिनके परमाणु के केंद्र में यानी नाभिक में अत्यधिक ऊर्जा जो है छिपी रहती है। परमाणु खनिज के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कनाडा में अथाबास्का झील और ग्रेट बियर झील के निकट यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम है। यूएसए में कोलोराडो का पठार है। दक्षिण अफ्रीका में विटवाटर्सलैंड पहाड़ी है और जायरे में कटंगा पठार है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्रिया में एक भारी परमाणु जो है टूट टूट कर दो परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। तो नाभिकीय जो विखंडन है इसमें नाभिक जो मतलब कि परमाणु जो है टूट टूट कर दो परमाणुओं में विभाजित हो जाता है, जबकि संलयन क्रिया में दो हल्के परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है जितनी 25 लाख किलोग्राम कोयले के दहन से, ठीक है, प्राप्त होती है। सोच लीजिए। परमाणु ऊर्जा के खनिज। परमाणु ऊर्जा के खनिज कौन कौन से हैं? थोरियम है और यूरेनियम है। यूरेनियम धातु के परमाणु में विखंडन की क्रियाविधि की खोज 1930-1949 के दौरान हुई थी। परमाणु के विखंडन से जो शक्ति निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, थोरियम है। थोरियम की खोज 1928 में बार्जेलियस ने की थी। किसने? बार्जेलियस ने। और गैस के मेंटलों में इसका लंबे समय से प्रयोग हो रहा है। मैग्नीशियम धातु के साथ थोरियम को मिश्रित करके इसे रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत और रेडियो ट्यूब फिलामेंट में भी इसका उपयोग होता है। देखिए, थोरियम एक भूरे सफेद रंग की धातु है जिसका द्रवणांक लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका महत्व विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए होता है। मोनोजाइट के बारे में अगर बात करें तो मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम का मिश्रण है। यह पैगमेटाइट सेलों से प्राप्त होता है, किंतु वाणिज्यिक महत्व का मोनोजाइट समुद्र तटीय और नदियों की बालू और मिट्टियों से प्राप्त किया जाता है। कैम्ब्रियन युग से भी प्राचीन द्रव्यदार सेलों से इसकी जो है प्राप्ति होती है। अनेक युगों तक जल और वायु के प्रभाव से ये शिलाएं नष्ट होकर चूर्ण के रूप में नदियों के द्वारा समुद्र तक जो है पहुंचाई जाती हैं। याद रखिएगा। और इस दीर्घकालिक रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप घनत्व के अनुसार इस चूर्ण के अनेक स्तर बनते गए। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। थोरियम मोनोजाइट रेत से जो है प्राप्त होता है। मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से हुआ है। यह भारत में जो है मतलब कि भारत में यह बालू मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। थोरियम भंडारण शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? थोरियम भंडारण के दृष्टिकोण से जो शीर्ष राष्ट्र है, पहले स्थान पे भारत है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद कनाडा और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका है। याद रखिएगा। इसके बाद यूरेनियम के बारे में अगर बात करें तो यूरेनियम एक भारी खनिज है, ठीक है, और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह अत्यंत लघु मात्रा में लगभग 100 खनिजों के साथ पाया जाता है। यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन श्रेणी के चट्टानों, पेगमेटाइट, मोनाजाइट, बालू और चेरालाइट में होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पीच ब्लेंड एवं याद रखिएगा थोरियनाइट है। पीच ब्लेंड और थोरियनाइट है। इसके मुख्य खनिज पीच ब्लेंड तथा कार्नोटाइट है। पीच ब्लेंड तथा कार्नोटाइट है। यूरेनियम गोलाकार या विभिन्न आकार के पिंडों के रूप में मिलता है। यह मतलब गहरे काले रंग का जो है गहरे काले रंग का तथा स्थूल यौगिक होता है। याद रखिएगा। इसके बाद यूरेनियम के प्रमुख जो अयस्क हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं, जैसे यूरेनिनाइट यानी पीच ब्लेंड, यूरेनियम में इसकी जो मात्रा है 50 से 60%। इसका यूरेनाइट का आप देख सकते हैं 65 से 80 और थोरियोनाइट का जो है 12 से 33%। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित याद रखिएगा ओलंपिक डेम खान में पाए जाते हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
ठीक है, कौन? कजाकिस्तान, याद रखिएगा। और इस संदर्भ में कनाडा द्वितीय और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पे है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केचुआन प्रांत में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर यह स्थित है। विश्व में यूरेनियम उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कनाडा में अथाबास्का झील तथा ग्रेट बियर झील के पास यूरेनियम सिटी तथा पोर्ट रेडियम, यूएसए में कोलोराडो का पठार, दक्षिण अफ्रीका में विट वाटर्सरैंड पहाड़ी जो है दक्षिण अफ्रीका में, कांगो डीआर कटंगा पठार, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुछ समूह यानी ताशकंद के दक्षिण पूर्व में स्थित तबोसर, तयानयामुयान पर्वत में अंडीझान, बैकाल झील के निकट अस्पुडीनाका तथा दक्षिणी आर्मेनिया के खानों से। भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश के खानों से और केरल के तटीय भागों से इसकी प्राप्ति होती है। देखिए, इसके बाद विश्व में यूरेनियम के शीर्ष 5 उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो विश्व में यूरेनियम के शीर्ष 5 उत्पादक राष्ट्र बताइए। पहला स्थान कजाकिस्तान का है, इसके बाद कनाडा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद नामीबिया, इसके बाद उज्बेकिस्तान। तो विश्व में यूरेनियम के 5 उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नामीबिया, उज्बेकिस्तान। इसके बाद पवन ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन के गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे उत्पन्न गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन फार्म पवन चालित टरबाइनों का ऐसा समूह है जो अनुकूल भौगोलिक दशाओं में लगाया जाता है, जहां 14 से 20 मील प्रति घंटा की गति से पवन चलती हो वहां। यहाँ सनमार्गी पवनों और पशुआ पवनों जैसे स्थानीय पवन प्रणालियों और मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पवन ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्यतः पवन चक्की नामक जो है विशेष संरचना से बनाए गए पवन के दिशा में घूमकर चलने वाले पंखों का जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद विश्व का विशालतम पवन फार्म संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, याद रखें, एटलामोंट के समीप में स्थापित किया गया है। और इसके बाद पवन ऊर्जा के संभावित क्षमता वाले जो शीर्ष 5 राष्ट्र हैं, चीन है, इसके बाद यूएसए है, जर्मनी, भारत और स्पेन है। तो देखिए, अगर बात करें तो पवन ऊर्जा के संभावित क्षमता वाले जो शीर्ष 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत और स्पेन है। देखिए, अगर बात करें तो इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में किया जाता है। वर्ल्ड विंड पावर एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा जारी वर्ल्ड विंड पावर एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक विश्व भर में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता करीब जो है 15 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगी। विंड टरबाइन बाजार के मामले में एशिया और अमेरिका सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहे हैं। विश्व भर में पवन ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का द्वितीय बृहत्तम स्रोत है। देखिए, इसकी अधिकांश उत्पादन इकाइयां डेनमार्क यानी यूरोप और कैलिफोर्निया यानी यूएसए में स्थित है। इसके बाद सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए फोटोवोल्टिक तथा सौर तापीय प्रौद्योगिकी 2 बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रम है। सौर टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण विकास फोटोवोल्टिक सेल है। जब फोटोवोल्टिक सेलों में विभाजित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस सौर प्रावैधिकी से सूर्य से प्राप्त प्रकाश के द्वारा जो है स्वच्छ विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस तकनीक का विकास 1900 मतलब की अगर बात करें तो सौर बैटरी के निर्माण में 1950 के दशक के बीच इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था, लेकिन शुरुआत इसकी जो हुई थी, इस तकनीक का विकास 1839 में किया गया था। तो इस तकनीक का विकास जो है 1839 में, लेकिन सौर बैटरी के निर्माण में जो समय था वो 1950 का दशक था। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अपेक्षा सौर ऊर्जा अधिक जो है लाभकारी है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% जो है अधिक प्रभावी है। देखिए, यह सामान्यतः हीटरो कुकर जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कैलिफोर्निया के मुंजावे मरुस्थल में स्थापित सोलर फार्म से वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, शीर्ष 5 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र
शीर्ष बताना है, 5 कौन कौन से राष्ट्र हैं। तो देखिए इसका पहला जो नंबर है, यानी पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी, पांचवें स्थान पे भारत। भूतापीय ऊर्जा, यानी जो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय जो वर्ड है दो शब्दों से बना है, भू और तापीय। भू यानी भूमि और तापीय यानी तापमान। भूतापीय ऊर्जा वह ऊष्मा होता है जो पृथ्वी के उच्च तापमान यानी धरातल के नीचे भूगर्भ में होने वाला प्राकृतिक हलचलों से प्राप्त ऊष्मा से प्राप्त की जाती है। देखिए अगर बात करें, जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा जो है मतलब रिलीज होती है, और इसके अतिरिक्त गीजर कूपों यानी गर्म जल से स्रोत, गर्म जल के स्रोत जो होते हैं, इनसे निकलने वाले गर्म जल से भी ताप ऊर्जा जो है प्राप्त की जा सकती है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों यानी झीलों, झरनों और गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भूतापीय संसाधनों में शुष्क वाष्प सबसे विरल किंतु महत्वपूर्ण संसाधन है। विद्युत उत्पादन के लिए याद रखिए यह सबसे सस्ता और सरल स्रोत है। छिद्र से निकलने वाले वाष्प को एक जलाशय में एकत्रित करके उसे छानकर पाइप के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है, जहां इससे विद्युत का उत्पादन होता है। इसके व्यावसायिक उपयोग का प्रथम आधुनिक सफल प्रयास 1890 में इडाहो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बोइस नगर में घरों को गर्म करने के लिए किया गया था। यह संयंत्र आज भी कार्यरत है। इसके बाद यूरोप में भूतापीय ऊर्जा का विकास किया गया। 1904 में इटली के टस्कनी प्रांत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित हुआ। 1958 में न्यूजीलैंड के बैराका स्थान पे 300 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। मैक्सिको, इटली, जापान, फिलीपींस तथा विश्व भर के सभी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों या देशों में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होने लगा है। शीर्ष 5 भूतापीय ऊर्जा उत्पादक जो राष्ट्र है कौन कौन से हैं? तो 5 जो भूतापीय ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र हैं, पहला स्थान है यूएसए का, इसके बाद इंडोनेशिया का, इसके बाद फिलीपींस का, इसके बाद तुर्की, इसके बाद न्यूजीलैंड का। इसके बाद अगर बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा, देखिए ज्वार तथा तरंगों से जल गतिशील रहता है, जिस कारण से इसमें अपार ऊर्जा निहित होती है। ज्वारीय तरंगों की ऊर्जा को बाधित कर टरबाइनें चलाकर विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न की जा सकती है, तथा पवन चक्कियां चलाकर यांत्रिक ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। टरबाइनों को तरंगों और जल धाराओं से भी चलाया जा सकता है। महासागरीय शक्ति के विविध रूपों में से केवल ज्वारीय शक्ति को ही अभी तक वाणिज्यिक दोहन किया गया है। ज्वारीय विद्युत शक्ति के संयंत्र लगाने के लिए खाड़ियों एवं ज्वारनद मुखों पर अवरोधकों या बांधों का निर्माण करना पड़ता है, जिनमें विद्युत उत्पादन के लिए अनेक टरबाइनें लगी हों। डॉक्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजना विकसित की थी। उन्होंने प्रेक्षण किया कि कनाडा की फंडी की खाड़ी में ज्वारीय लहरों की ऊंचाई का पराग 10 से 15 मीटर से भी अधिक है, यानी 30 से 40 फीट से भी अधिक है। फ्रांस ज्वारीय ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक देश है। लिरियो एक्चुअरी में फ्रांस का जो है विशालतम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। यूनाइटेड किंगडम के सेवर्न तथा रूस के समीप स्थित क्रिसलय खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के कुछ विद्युत जो है प्राप्त होते हैं। कुछ ऊर्जा से कुछ विद्युत प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है जैव भार ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। पादप संश्लेषण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा प्राप्त करने का प्राचीनतम तथा सबसे विविध संसाधन है, जिससे उत्तम गुणवत्ता वाले गैसीय, तरल और ठोस ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं। बायोमास के जो प्रकार है, जैसे कूड़ा कचरा से, फसल से, एल्कोहल ईंधन, लैंडफिल गैस और लकड़ी से। काष्ठ प्रसंस्करण, वुड प्रोसेसिंग, तो ये काष्ठ प्रसंस्करण के अवशिष्ट पदार्थों तथा वृक्ष, सागरीय खरपतवार आदि से यह ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है। एल्कोहल ईंधन जैवभार ऊर्जा तकनीकी का अन्य अनुप्रयोग है। देखिए इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल एक महत्वपूर्ण जैव भार ईंधन है, ठीक है, जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। मीथेन इसका प्रमुख घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड अन्य जो है प्रमुख गैसें हैं। प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र जो हैं, जैसे हम लोग देखेंगे शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र है, जैसे एल्युमिनियम में कौन कौन सा शीर्ष स्थान रखा हुआ है, कौन कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एल्युमिनियम में चीन, रूस, भारत और कनाडा। बॉक्साइट में अगर बात करें तो शीर्ष उत्पादक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, गिनी है, ब्राजील है। क्रोमियम में अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत। कोयला में चीन, भारत, इंडोनेशिया। कोबाल्ट के शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र हैं, कांगो गणराज्य है।
इसके बाद रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, तांबा में चिली है, पेरू है, चीन है, हीरा के उत्पादक राष्ट्र हैं रूस, कनाडा, बोत्सवाना, ये सभी शीर्ष है, क्रम को याद रखना है। स्वर्ण में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ग्रेफाइट में चीन, मोजाम्बिक और ब्राजील है, और जिप्सम में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान है। इसके बाद लौ अयस्क के संदर्भ में अगर बात करें तो शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। जस्ता में अगर बात करें तो चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज अयस्क में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैबन है। अवरक के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला स्थान ब्राजील, इसके बाद चीन, इसके बाद तुर्की। निकल में सबसे पहले इंडोनेशिया का स्थान, इसके बाद फिलीपींस, इसके बाद रूस। चांदी में मैक्सिको, पेरू, चीन, रूस। टंगस्टन में चीन, वियतनाम, रूस। मोलिब्डेनम में चीन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सीसा में चीन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, पेरू। और प्लेटिनम के जो है शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र हैं दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राष्ट्र जैसे बक्साइट के शीर्ष भंडारक राष्ट्र जो है गिनी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। क्रोमाइट में शीर्ष भंडारक राष्ट्र जो है कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। कोयला में यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तांबा के संदर्भ में अगर बात करें तो शीर्ष भंडारक राष्ट्र चिली है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है। हीरा के संदर्भ में रूस, बोत्सवाना, कांगो का स्थान आता है। स्वर्ण में ऑस्ट्रेलिया पहले, इसके बाद रूस, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का। एंटीमनी में चीन, रूस और बोलीविया का। और ग्रेफाइट में तुर्की, चीन, ब्राजील का। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस का। इसके बाद मैग्नीज अयस्क में जो शीर्ष भंडारक जो राष्ट्र हैं और मैग्नीज में अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। निकेल में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। चांदी के संदर्भ में अगर बात करें तो शीर्ष भंडारक राष्ट्र पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, पोलैंड है। टंगस्टन में चीन है, रूस है, वियतनाम है। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका है, पहला स्थान पे दक्षिण अफ्रीका, रूस, इसके बाद जिम्बाब्वे। और थोरियम में भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परिवहन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।